audio jungle. महापौर, सभी सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यों का शुभारंभ हो रहा है। जो एलिवेटेड रोड है, जिसकी काफ़ी कीमत है, उसके बारे में हमारे डिपार्टमेंट ने निगेटिव रिपोर्ट दिया था, पर यहाँ के एमएलए किशन रेड्डी के साथ मेरे पास आए और उन्होंने आग्रह किया कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो मैं आपके ऑफिस से जाऊंगा ही नहीं। तब मैंने उनको कहा कि मैं काम जरूर करूंगा और मुझे खुशी है कि हैदराबाद के लिए महत्वपूर्ण इस एलिवेटेड रोड के साथ आज ये चारों काम, उसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ रखा जा रहा है। मैं इसके लिए बहुत समाधानी हूँ। मैं तेलंगाना के सभी सांसद, विधायकगण और मंत्रीगण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार आने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार का चार्ज लिया, तो उसके पहले जो आंध्र प्रदेश था, उस आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना का आज का हिस्सा है, उसमें केवल 2443 किलोमीटर का राष्ट्रीय महामार्ग था। पर मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि 26 मार्च को हमारी सरकार 4 साल पूरे करने वाली है और जो अभी तक नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद जितना हुआ था उससे 125% ज़्यादा, यानी 5514 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग की घोषणा हुई और उनके अनेक रोड के कार्य को शुभारंभ भी हुआ है। मैं विशेष रूप से आपको इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आज अभी हमारे के टी रामाराव जी, हमारे जो माननीय मंत्री हैं, उन्होंने 2 बातों का उल्लेख किया था। एक तो सीआरएफ फंड के बारे में उन्होंने कहा था, करीब सीआरएफ फंड के बारे में उन्होंने कहा था कि 1000 करोड़ रुपए और बढ़ा के दो। इसके पहले करीब 1700 करोड़ रुपए का सीआरएफ मंजूर हुआ था, कुछ काम हुआ है। आज मैं और 750 करोड़ रुपए का सीआरएफ और एडिशनल मंजूर करता हूं। ये काम अगर वो भेजेंगे तो उसको हम मंजूरी देंगे। दूसरी बात जो उन्होंने की, वो रीजनल रिंग रोड जो अराउंड हैदराबाद का है, उसके बारे में पार्ट 1 जो है, संगारेड्डी टू गजवेल टू चुतुप्पल चुतुप्पल, ये 158 किलोमीटर है। इसमें NH 161A और इसके साथ NHI की 4 लेनिंग करने की बात उन्होंने कही, पार्ट 1। और पार्ट 2 जो है वह चुटुपल्ली से शादनगर और कांडी, ये 205 किलोमीटर है। इसको इन प्रिंसिपल ही डिक्लेयर किया था। ये टोटल रिंग रोड की किलोमीटर लेंथ 363 किलोमीटर है और ये रीजनल रोड अराउंड हैदराबाद है। हैदराबाद का ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए उन्होंने इसकी मांग की है। मैं 5500 करोड़ रुपए का इस रिंग रोड को मंजूरी प्रदान करता हूँ, ऐसी घोषणा करता हूँ। इसके साथ साथ 4 लेनिंग ऑफ मडनूर, बाधन, निज़ामाबाद, NH 161BB, ये न्यू डिक्लेयर NH है, जिसकी लेंथ 68 किलोमीटर है और जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए है, उसको भी मैं मंजूरी घोषित करता हूँ। वैसे रोड के बारे में जितनी जितनी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने, सांसद गणों ने जब मुझे की, मैंने लगभग जितना कहा उतना पूरा करने की कोशिश की। मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारा देश अगर आगे ले जाना है तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास करना होगा। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक ऐतिहासिक वाक्य लिख कर रखा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड।
अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी तो इंडस्ट्री आएगी, और इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तेलंगाना लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और मेरा विश्वास है कि तेलंगाना हमारे देश का एक समृद्ध और संपन्न राज्य है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो हमारी 65 से 70% आबादी गांवों में रहती है। मैं भी किसान हूं। आज गांवों की और किसानों की हालत अच्छी नहीं है। जब तक हम सिंचाई की व्यवस्था नहीं बढ़ाएंगे, खेत को पानी नहीं मिलेगा, और पानी ड्रिप इरिगेशन से अगर मिलेगा तो किसानों का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा और पानी का यूज 3 गुना बढ़ेगा। मैं जैसे रोड का मंत्री हूं, वैसे वाटर रिसोर्सेज का भी मंत्री हूं। मुझे याद है कि मैं मंत्री बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश राव जी लगातार मेरे पास अनेक बार आए। जो कालेश्वर करके जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 36 लाख एकड़ जमीन तेलंगाना के ने, आधा तेलंगाना के लोगों को आधा इरिगेशन पूरा कर सकता है, ऐसा प्रोजेक्ट था, पर भारत सरकार में अटका था। इसको ओल्ड कंसीडर करना कि नया करना, हमारी परमिशन नहीं लेगी, हमको पूछा नहीं गया। भारत सरकार के अधिकारी निगेटिव थे। ये हरीश राव जी को पता है। तब मैंने कहा कि देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सिंचाई की आवश्यकता है, और इसलिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रिलेटेड लगभग सब परमिशंस मेरे कार्यकाल में मैंने दी है, और अब कालेश्वर के लिए कोई अड़चन नहीं है। आखिरी की एक परमिशन जो है उसकी फाइल रिकमेंड होकर सेक्रेटरी के पास आई है, और मीटिंग लेकर वो तुरंत मेरे पास आएगी। मैं वो भी परमिशन निश्चित रूप से आपको दूंगा। मेरा विश्वास है कि आज किसानों के लिए, खेती के लिए पानी ये अहम समस्या है। इसके साथ साथ और 2 इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात आज हरीश राव जी ने मेरे से की है। गोदावरी के ऊपर आगे वो और एक बड़ा डैम बनाना चाहते हैं, पर जहां से सोर्स था वो आंध्र प्रदेश में गया है, उसको बदलकर वो फिर से नए प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं। मैंने कहा कि पानी की आवश्यकता है। गोदावरी का 3000 टीएमसी पानी समुद्र में जा रहा है, और इसलिए इस पानी को रोककर ये तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक को और उसके साथ साथ तमिलनाडु को कैसे मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। 3000 टीएमसी पानी जो है वो लगभग समुद्र में जा रहा है, और इसलिए हमने 2 योजनाएं बनाई हैं। एक योजना जो है वो कालेश्वर के बाद जो इंद्रावती रिवर आता है, वहां से पानी को टैप करके हम 2 डैम में लेकर जाएंगे, और उसका तेलंगाना को भी, आंध्र को भी, और तमिलनाडु के कावेरी के टेल एंड तक पानी जाएगा। और ये 50,000 करोड़ की योजना बनाई है। और दूसरी जो योजना है, जो पोलावरम है, उसके बैकवाटर को गोदावरी के पानी को कृष्णा में लेकर, कृष्णा का पेनार में लेकर और पेनार का कावेरी में जोड़कर हम लोग करीब 750 से 800 टीएमसी पानी हम लोग कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए उपलब्ध करने की योजना हमने बनाई है। 10 और 15 टीएमसी के लिए झगड़ा हो रहा है। तमिलनाडु और कर्नाटक में झगड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि ये जो पानी 3000 टीएमसी का पानी गोदावरी का समुद्र में जा रहा है, उसके ऊपर कोई अखबार कुछ लिखता नहीं, कोई पत्रकार कुछ बोलता नहीं, कोई आमदार, खासदार, एमएलए कोई मांग नहीं करता, जबकि ये पानी वहां खराब हो रहा है। पर मुझे विश्वास है कि हम इसको रोकेंगे। ऐसे ही हमारे भारत और पाकिस्तान की निर्मित होने के बाद 3 नदियां हमको मिली, 3 नदियां पाकिस्तान को मिली, और हमारे 3 नदियों का पानी अभी भी अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा है। मैंने डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि इस पानी के लिए आप तुरंत डीपीआर बनाओ, और ये पानी हमारे पंजाब और हरियाणा और राजस्थान को हम दे सके। बहनों और भाइयों, पानी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और पानी अगर खेती के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, तो हमारा देश समृद्ध और संपन्न होगा। तेलंगाना की सरकार ने पानी के लिए प्रायोरिटी दी है। इस बात की मैं हर जगह उदाहरण देता हूं कि आज पानी को रोकना यह सबसे अहम सवाल है। और कालेश्वरम को मैं आज ही देखने के लिए जाने वाला था, पर नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो निश्चित रूप से कालेश्वरम को भी विजिट करूंगा, क्योंकि मैं किसान हूं।
और मैं चाहता हूं कि हमारे देश के लोग गांवों में जो बसे वो शहरों में ना आए। आप अभी कह रहे थे, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री केटी रामाराव जी, मैं आपको बताऊंगा कि हैदराबाद की पॉपुलेशन अब कम करो। आप जितना बढ़ाओगे उतने लोग यहाँ आएंगे। और मुंबई में हम अनुभव कर रहे हैं, चलना मुश्किल हो गया। आप नए 4 हैदराबाद बनाओ, नई 4 सैटेलाइट सिटी बनाओ। अभी मैं नागपुर में आपको आमंत्रित करता हूँ। हमारी सिटी में हमने मेट्रो बनाई है। अब मेट्रो को जड़ को जोड़कर पहली बार देश के इतिहास में हमने ब्रॉडगेज मेट्रो बनाई है। और ब्रॉडगेज मेट्रो में आसपास के 3-4 डिस्ट्रिक्ट में 120 किलोमीटर से मेट्रो चलेगी, जो एयर कंडीशन है। और आधा डब्बा किसानों के लिए दूध और फल और सब्जियों के लिए रखा हुआ है। और इसके कारण जो 1.5 घंटा लगता था आने के लिए, वहाँ 25 से 30 मिनट में लोग आएंगे और मेट्रो के स्टेशन में उतरकर फिर गांव में कहीं भी जा सकेंगे। और उतरने के बाद उनके लिए इलेक्ट्रिक बसेस रखी है और साइकिल की अरेंजमेंट की है, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है। और उसमें साइकिल ऐसी है कि मोबाइल से, ऐप से उसका लॉक खुलेगा। आप साइकिल पे बैठो, जितना चलाना है उतना चलाओ, जहां वहां रुक जाओ और गाड़ी छोड़ दो, वो साइकिल लॉक हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले इसमें नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमको ट्रांसपोर्ट के साधनों को बढ़ाना होगा। और मैं आपको एक बात कहूंगा कि हमारे देश में 7 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम इंपोर्ट हो रहा है। मैं इस पक्ष का हूं कि इस देश का किसान देश के लिए पेट्रोल डीजल का पर्याय दे। और वो दिन अब दूर नहीं है। हमारे किसान जो है वो मोलाइसेस से इथेनॉल बनता है, जो शुगर फैक्ट्री में बनता है, उसको फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल कहा जाता है। अब दूसरा सेकंड जनरेशन इथेनॉल है, वो राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास, बांबू, बांस, इससे बनता है, एनी बायोमास। आपके पास राइस बहुत होता है और जो राइस स्ट्रॉ है वो दिल्ली के आसपास तो लोग जला देते हैं, जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है। और 1 टन राइस स्ट्रॉ से 280 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। और अभी और हमने थर्ड जनरेशन इथेनॉल का भी बात की, अभी कैबिनेट में नोट आ रही है। मैं ग्रीन फ्यूल का बड़ा कड़ा समर्थक हूं और मैं सपना देखता हूं कि यह 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट एक दिन समाप्त हो जाए। और इसलिए कॉर्न और राइस कट, इससे भी थर्ड जनरेशन इथेनॉल को हम अनुमति देने जा रहे हैं। आप पानी ला रहे हैं, चावल बढ़ा रहे हैं, पर चावल के भाव और मिट्टी के भाव एक हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में गेहूं और चावल सरप्लस है। अब नए नए इनोवेटिव रिसर्च करके नए बातों में जाना पड़ेगा। तो क्रॉप पैटर्न को बदलना होगा और राइस के बजाय कॉर्न ज़्यादा लगाइए और कॉर्न से बायो इथेनॉल बनाइए, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बजाज और टीवीएस दोनों लीडिंग कंपनी के अब मालिक नए जवान हैं। दोनों मेरे पास आते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं हूँ। मैंने उनको 6 महीने पहले कहा था कि मैं तुम्हारे सब काम करूँगा, पर पहला मेरा काम करिए कि ऑटो रिक्शा, बाइक, स्कूटर, ये 100% किसानों ने तैयार किए इथेनॉल पर चलनी चाहिए, उसको बनाइए। और मुझे खुशी है कि बजाज ने और टीवीएस ने 100% किसानों ने तैयार किए बायो इथेनॉल पर चलने वाली ऑटो रिक्शा और बाइक और स्कूटर तैयार की है। अब गांव-गांव में उसी को चलाइए, क्यों ये इंपोर्टेड डीजल और पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत पोल्यूशन करते हैं। इथेनॉल पोल्यूशन को कम करता है और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। केवल तेलंगाना में अगर आपने कोशिश की, बांबू लगाया, बांस लगाया और राइस स्ट्रॉ और एग्रोवेस्ट का उपयोग किया, तो 100 इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी। करीब मेरे अंदाज से 1 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। और आप जो नारियल के ऊपर का जो निकलते हैं वेस्ट, वो भी इसमें डाला जा सकता है, इससे भी बनेगा और इससे हमारी गाड़ी चलेगी, बसेस चलेगी। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में लोकसभा सांसद हूँ, हमारे यहाँ 55 एयर कंडीशन बसेस ये किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलती है। आप बस में बैठिए, पेट का पानी हिलता नहीं, ऐसी बसेस हैं। हैदराबाद में ये बसेस आप लाइए। आप हैदराबाद के पोल्यूशन को कम करिए, क्योंकि हमारे रोड के एक्सीडेंट और पोल्यूशन ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। मैं विशेष रूप से आपसे अनुरोध करूंगा कि हम लोग रोड पर मरने वाले लोगों की संख्या को कम करें। मैं भी साउथ कोरिया गया था, वहां करीब 13,000 एक्सीडेंट साल में होते थे। वहां के सरकार ने ऐसी इच्छा शक्ति का परिचय दिया कि 13,000 के बजाय अब केवल 212 एक्सीडेंट होते हैं। केवल 18 साल से लेकर 35 साल तक 65% लोगों की मौत होती है।
लाखों लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। हम रोड तो बड़े बनाएंगे, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाएंगे। मैं हैदराबाद से बेंगलोर का हाईवे बना रहा हूं, हैदराबाद से विजयवाड़ा का हाईवे बना रहा हूं, 12 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं और 2 एक्सप्रेस हाईवे का 26 मई को इसी महीने में दिल्ली में प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन कर रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे 14 लेन का है। लोग जब उस पर घूमते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि हम हिंदुस्तान में कि अमेरिका में है। हमने दिल्ली का रिंग रोड भी बनाया, उसका भी 26 मई को उद्घाटन है। हम दिल्ली से मुंबई 1 लाख करोड़ का नया रोड बना रहे हैं और इसलिए रोड तो बनाएंगे ही, पर मैं राज्य सरकार से आपसे अनुरोध करूंगा कि जो एक्सीडेंटल स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स है, जो NHA के रोड पर है, स्टेट हाईवे के रोड पर है, म्यूनिसिपल रोड पर है, इसको आप इंप्रूव करने के लिए भी प्राथमिकता दीजिए ताकि लोगों की जान बचे। जैसे आपने इरिगेशन में काम किया है, वैसे ये रोड सेफ्टी में भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप काम करिए। जहां तक ये फ्लाईओवर की बात है, किशन रेड्डी जी ने भी कहा, आपने भी कहा है कि 200 मीटर इसको बढ़ाना है। मैं 200 मीटर बढ़ाने के DPR बनाने का आदेश आज ही देता हूं, पर लैंड एक्विजिशन महानगर पालिका या आपको करना होगा, ये मैं नहीं करूंगा। इसकी जिम्मेदारी आप स्वीकार करिए, तो मैं 200 मीटर का एक्सटेंशन आपको जरूर दूंगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो है इनलैंड वाटरवेज की। मैंने देश में 10 वाटरवेज का काम शुरू कर दिया है। पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज हम लेकर आ रहे हैं। मुंबई में मैंने ट्रायल की है और आज अगर पानी के ऊपर का जो हवाई जहाज है वो आपका जो लेक है यहाँ भी उतर सकता है, तो एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब ये हवाई जहाज आने वाले 2-3 महीने में नियम फाइनल होंगे, लगभग होने के लिए आए हैं, तो सी प्लेन शुरू होंगे, कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट्स। और मुंबई में मैंने एक बस खरीदी की है जो पानी पे भी चलती है और रोड पर भी चलती है। और गंगा में हम 1680 किलोमीटर का वाटरवेज बना रहे हैं। 4 मल्टी मॉडल हब है। आप उसको देखने के लिए आए, क्योंकि मैं जब कहता हूं लोगों को सपना लगता है। ये सपना नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। यूरोप में आप किसी भी देश में जाइए, फ्रांस में जाइए, जर्मनी में जाइए, इटली में जाइए, यूके में जाइए, इंडस्ट्री रिवर के बाजू में होती है और कंटेनर रिवर में जहाज में डालकर पोर्ट में आता है। अगर हम रोड से जाएंगे तो 10 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपए खर्चा आता है और पानी से जाते हैं तो केवल 1 रुपया खर्चा आता है। अगर ये वाटर ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो हमारे एक्सपोर्ट में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और इसलिए हमारे औद्योगिक विकास के लिए हमारे इनलैंड वाटरवेज की आवश्यकता है। आपने अभी बात की है कि ये जो गोदावरी का जो नासिक से शुरू होती है, गोदावरी तो भद्राचलम, ये NW4 है। इसकी 1184 किलोमीटर लेंथ है नासिक से, और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ रिवर टू कृष्णा फ्रॉम वजीराबाद टू गलगली, ये 628 किलोमीटर है। अगर ये कंप्लीट अगर हुआ तो आंध्र की और तेलंगाना की इकोनॉमी बदल जाएगी। और मैं आपको विश्वास देता हूं, आपके सरकार के पैसे ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं ऐसा एक मंत्री को अभी तक 10 लाख करोड़ के काम में ऑर्डर दे चुका हूं और 25 लाख करोड़ का काम करूंगा। टीवी वाले मेरा रिकॉर्ड कर लेना बराबर। 35 साल में कोई पत्रकार मेरे डिक्लेरेशन के बारे में मुझे सवाल पूछने वाला पैदा नहीं हुआ है। अगर मुझे काम करना है तो मैं हाँ कहता हूं, नहीं तो नहीं कहता हूं। ये काम आपने सुझाया, ये मैं करने के लिए तैयार हूं। और गोदावरी का अगर वाटरवेज बन जाएगा तो आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र की इकोनॉमी बदल जाएगी। नासिक का प्याज बहुत कम रेट में हैदराबाद आकर पहुंच जाएगा तो उसका रेट 2 रुपये 3 रुपये किलो कम हो जाएगा। और इसलिए ये वाटरवेज जो है, इसका मैंने, हमारे डिपार्टमेंट ने ये स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी पूरा किया है। मैं तुरंत DPR बनाने का ऑर्डर भी दूंगा। और मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आंध्र प्रदेश, आप और महाराष्ट्र तीनों मेरे साथ 10-10% में इक्विटी में IM स्पेशल व्हीकल तैयार करेंगे। पैसा मैं खड़ा करूंगा। JNPT हमारे मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, उसको इस साल 1400 करोड़ रुपए फायदा हुआ है। और मैं फॉरेन एक्सचेंज में 2% इंटरेस्ट से लोन लाऊंगा। मैं भी 6000 करोड़ की रेलवे बना रहा हूँ मनमाड़ से नासिक, मुझे 2.25% से पैसा मिला है और इसके लिए मैं पैसा लाऊंगा। आप राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजिए। ये गोदावरी के वाटरवेज का काम इसी साल शुरू करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और भारत सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए इस काम के लिए
शुरुआत में अलॉट करूंगा। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। पानी के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट दुगना होगा। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है, चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है, यूरोपियन देशों में 12 से 13% है। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर आधी हो गई तो वर्ल्ड के मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे, हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश की और राज्यों की ग्रोथ बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात यानी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जैसे आईटी सेक्टर ने ये रोजगार दिया है, वैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने से ये भी रोजगार मिलेगा। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप जल्दी ही मुझे इसका प्रस्ताव दीजिए। हम तीनों स्टेट साथ में आकर भी, मैं बंकिंघम कैनाल का भी काम मैंने शुरू किया है, मैं सुवर्ण रेखा भी काम मैंने शुरू किया है, काफ़ी नदियों में काम शुरू किया है। लोगों को गंगा का काम तो इतना बड़ा, 4 मल्टी मॉडल हब है और यहाँ से अब वाराणसी से साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश और म्यांमार, यहाँ तक अब मटेरियल माल चला जाएगा तो यूपी और बिहार की इकोनॉमी बदल जाएगी। ये मेरा बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है और वाटर रिसोर्सेज का भी मंत्री मैं हूँ, ट्रांसपोर्ट का भी मंत्री मैं हूँ, रोड का भी मंत्री मैं हूँ, ऑटोमोबाइल का भी मंत्री मैं हूँ और रिवे इनलैंड वाटरवेज का भी मंत्री मैं हूँ। तो सभी निर्णय मेरे हाथ में है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके सरकार इसमें जरूर आगे आए, थोड़ा सा पैसा दे, साथ में रहे। अगर नदी के आजू बाजू की लैंड हमको उपलब्ध करा के दे, जैसे एयरपोर्ट बने हैं वैसे रिवर पोर्ट बनाएंगे और रिवर पोर्ट बनाकर लोगों को पानी से जाने की सुविधा कर देंगे तो मुझे लगता है टिकट के रेट भी कम हो जाएंगे। मैं और एक आपको अर्बन मिनिस्टर के नाते प्रार्थना करूंगा कि ये डीजल की बसेस जो है इसको अब कम करिए, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक की बसेस लाइए। अभी मैंने एक अध्ययन किया था कि मुंबई में बेस्ट बस जो चलती है वो डीजल पे चलती है। 1 किलोमीटर का उसका खर्चा रोज का 110 रुपये है पर किलोमीटर और यही चीज इलेक्ट्रिक का 50 रुपये किलोमीटर है। तो आधे पैसे में इलेक्ट्रिक पर गाड़ियां चल सकती है। अब इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आई है, हमारे नागपुर शहर में 200 इलेक्ट्रिक टैक्सी है, 20 चार्जिंग स्टेशंस है। हैदराबाद ये पोल्यूशन से मुक्ति दिलाई है और इलेक्ट्रिक, मिथेनॉल, इथेनॉल, बायोडीजल एंड बायो सीएनजी पर अगर आप लाएंगे तो मुझे लगता है कि यह सुंदर शहर प्रदूषण मुक्त भी होगा। लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए, प्रदूषण भी कम होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन होने चाहिए, रोड भी अच्छे होने चाहिए, वाटरवेज भी अच्छे होने चाहिए, एयरपोर्ट भी अच्छे होने चाहिए। और साथ साथ अभी आपने मेट्रो बनाई, आप अभी ब्रॉडगेज मेट्रो बनाओ। और अभी दिल्ली में मैं आपको अनुरोध करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम धौला कुआं से मानेसर 70 किलोमीटर हवा में चलने वाली बसें शुरू कर रहे हैं। వీడియో నచ్చిందా? అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి, లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.